अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं, वाकई जा रही हैं। और क्या होने जा रहा है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि क्या अदालतें प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रही हैं और अदालतों से कितनी को उम्मीद रखी जा सकती है। मैं बहुत अरसे से कहता हूँ अदालतों के अलावा आपको कहीं से उम्मीद नहीं है। परेशानी तो बहुत से है मौजूदा हुकूमत को। जो बच्चियों के बारे में, औरतों के बारे में, तशद्दुद के बारे में कहा गया है गिरफ्तारियों के बाद, तो वो तो बड़ा ख़तरनाक सवाल सामने आना है और आने वाले दिनों में वो सवाल आएगा। याद रखिएगा, कोई दूर की बातें नहीं है, बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी आपकी और बड़ी होशरुबा चीज़ें होंगी। लेकिन अब दो तीन चीज़ें हैं। एक तो इरफान कादर साहब ने जो मवावने ख़ुसूसी हैं, बड़ी एक भड़कती फुड़कती हक़ाइक़ के मुनाफी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पता नहीं हमें क्या समझाना सिखाना शुरू कर दिया। फ़ैसलों के हवाले से पता नहीं, या पढ़े नहीं है, या फ़ैसलों का अंदाज़ा नहीं है, और उसके हवाले से, और जो 1 जून को जो है ना 8 रुकनी बेंच के हवाले से जो केस की समाअत होनी है, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर के हवाले से उसमें बात करनी है, उसमें गुफ्तगू करूँगा। और ख़ास तौर पर, और तीसरी जो बात है, लाहौर हाई कोर्ट में देखें कुछ लोगों के सवाल आ गए जनाब, और नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली वाली दरख्वास्त वो लग गई। अभी वो एक दरख्वास्त दायर की कि नवाज शरीफ को अपना ना जी ताहियात नाअहली ख़त्म की जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट कहाँ से आ गई इसको फैसले को रिवर्स करने वाली। आइन के आर्टिकल 199 को अगर पढ़ कर देख लें, 189 को देख लें, और 201 को अगर आर्टिकल को पढ़ लें, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाबंद है नीचे वाली अदालतें जो है ना उस पर अमल दरामद करने के हवाले से। तो अगर आप इनको लगाएं तो आपको समझ आ जाए ना बात कि हालात और वाक़यात क्या हैं। अब इन चीज़ों को जब आगे लेकर चलते हैं तो बात बड़ी वजाहत के साथ सामने आती है। उस पर वो एतराज़, उन्होंने कहा जो ऑब्जेक्शन केस लगा लें, जस्टिस अली बाकर नकवी के पास लग गया, वो ऑब्जेक्शन सस्टेन होना है। वो कैसे कह सकते हैं ये फैसले को, यानी वो काबिल समाअत ही नहीं है। जब काबिल समाअत नहीं है तो उसको जुडिशल साइड पे कैसे लगाया जा सकता है। ये मैंने आपके सामने असल हक़ाइक़ रखने हैं ताकि आप समझ सकें बात को। दूसरी जो बात है वो जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला जो बिल है, जो एक्ट बन चुका है 2023 का, इसमें मैंने भी दरख्वास्त दायर की 1 जून के लिए 8 रुकनी बेंच जो है, और सुप्रीम कोर्ट जाने से अफ्रीकन को नोटिस जारी कर दिए गए और 8 मई को केस 3 हफ्तों के लिए मुलतवी किया था। और दूसरी जानब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट 2023 के नफाज का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर की जानिब दस्तखत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड जो ऑर्डर है ना, ये एक्ट 2023 कानून बन गया है। और ये अटॉर्नी जनरल ने कॉपी भी जमा करा दी। रात में मैंने तफसील से आपको बता दिया था। कानून जुमा से लागू हो गया है। नए कानून के बाद जो है ना आर्टिकल 184 के तहत मुकदमा की नज़रसानी दरखास्तों में सुप्रीम कोर्ट अपील की तर्ज पर सुनेगी। अब एक्ट के तहत 184(3) के फैसले के खिलाफ 90 रोज़ जो है ना ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात दायर की जा सकेगी। और एक्ट के तहत नज़रसानी समाअत लार्जर बेंच करेगा। लार्जर बेंच की तादाद मरकज़ी केस का फैसला सुनाने वाले जज से ज़्यादा होगी। अगर इस हिस्से को उठाकर देखें, बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होनी है, बेंच कैसे बनना है, ये ओवरलैप कर रहा है पहले कानून के साथ। तो ये तो मामला ऑलरेडी सब जुडिस है कोर्ट के सामने। हाँ, जहां तक रिव्यू के स्कोप को एनलार्ज करने की बात है, वो मैं काफ़ी हद तक इत्तफाक करता हूँ इस बात का कि नज़रसानी में एरर ऑफ लॉ की बातें या एरर ऑफ फैक्ट के हवाले से कुछ बातें होती थी और बड़ा लिमिटेड स्कोप दिया हुआ था 184(3) में। ये ज़रूरी है, ये अमर मैं समझता हूँ कि अगर खाली इस हद तक अगर बात आती, लेकिन ये लार्जर बेंच सुनेगा, टाइम लिमिट दे दी, टाइम लिमिट बढ़ा दी। अभी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में जो लिमिट दी हुई है रूल्स में उतनी ही तो होगी ना जी। ये कहाँ से ये लिमिटेशन का कानून यहाँ कैसे ले आए, और ये कैसे लगा सकते हैं? ये कौन होते हैं लिमिटेशन के कानून को फिक्स करने वाले? तो ये वो चैप्टर हैं जो जिस पे बात अभी होनी है और वो सुनी जाएगी। अब यहाँ मैं आता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। इरफान कादर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 महवर है। उन्होंने कहा जी जो है ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर आईनी है। अच्छा, ये बताएंगे, यानी ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से फैसले के ऊपर बैठेंगे। अच्छा, वो समझना कैसी है? 62(1)(f) जो है वो बैकग्राउंड पे भी चल रहा है, आप वहाँ से समझ सकते हैं कि 62(1)(f) है क्या। 62(1)(f)
सादक और अमीन होने के हवाले से कि वो जो राइट देता है, या ना भी चले 621F, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, बैकग्राउंड पे ना भी चले, क्या हर्ज है, आपके लिए पढ़ दें तो बड़ी आसानी हो जाएगी, आप समझ सकेंगे कि वो आर्टिकल 62(1)(f) है क्या, समझ सकेंगे ना आसानी से। ये 62 मैंने निकाल लिया। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज चूजन एज ए मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट अनलेस ही इज सगेशियस, राइटस एंड नॉन प्रोफिलिगेट, ऑनेस्ट एंड अमीन, देयर बीइंग नो डिक्लेरेशन टू द कॉन्ट्री बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ। सादक और अमीन अगर डिक्लेयर करना तो अदालत ने करना है। और इमरान खान के केस में आप देखिए ना जरा, तोशा खाना में वहां इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन अदालत कहां से आ गई, कोर्ट कहां से आ गया, ट्राइब्यूनल कहां से आ गया, उसमें कोई बात नहीं कर रही। ये तमाम सियासी जमातें उस पर बिल्कुल गुफ्तगू नहीं कर रही। बताए ना वहां पर थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा, हाफ अप तू ऐसे तो नहीं हो सकता ना, आपको तो असल हकायक बताने हैं अदालत के सामने, जो कौम के सामने सच आना चाहिए, वो नहीं नजर आता आपको। और दूसरी तरफ यहां क्या है, यहां देखिए सादक सोसाइटल वैल्यू है पूरी दुनिया के अंदर। आप बरतानिया में चले जाएं, कनाडा में देख लें, थोड़ा सा झूठ बोल के तो देखें, उठा के बाहर आपको फेंकते हैं। हम क्या कहते हैं, और हम अगर इसका कॉन्सेप्ट देना ना, अमानत में ख़यानत जो आदमी करता है, एक आदमी अमीन है, अमानत में ख़यानत करता है, एक आदमी सादक है, वो झूठ बोलता है, और जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड रखे हैं दीन इस्लाम ने, सोसाइटल में दुनिया ले गई है ना, वो ऐसे बंदे को पार्लियामेंट में नहीं आने देते, उठा के बाहर फेंक दे। और हम कहते हैं नहीं, हम चोर चक्के इन सबको ले, भाई किस कानून के तहत ले आए, चूंकि इसमें आइन ने खुद लिमिट फराहम नहीं की। इसका मतलब क्या है, ये ताहयात है, ताहयात है। और एक आदमी माफी नहीं मांगता, अपने गुनाह की तौबा तायब नहीं करता, और वो कहता है कि जनाब इसमें ताहयात नाहली खत्म कर दें, तो ये इतना आसान काम नहीं। पहले तो तौबा तायब आपको करनी है। 3 लोग आपके नाहल हुए हैं इसमें, आपने तौहीन अदालत की थी 3 लोगों ने, याद कराता चलूँ, निहाल हाशमी, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, 3 लोगों ने तौहीन अदालत, ये 5 जजों का फैसला, क्या क्या बातें वो करते रहे हैं, आपके सामने रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। तो ये जो ये बात कही जा रही है, मैं नहीं इससे बात इत्तेफाक करता, सवाल ही पैदा नहीं होता है इसको। हाँ, आप अगर 2/3 पार्लियामेंट बिठाएं और आप कह दें कि जनाब ये 5 साल के लिए होगी, लेकिन साथ आपको राइडर लगाना पड़ेगा इसके साथ एक, कि वो बाकायदा उसकी माफी मांगेगा और अपना जुर्म इकरार करेगा और ये सारी बातें, और वो आइंदा से तौबा तायब करेगा, आइंदा से कहेगा मैं ये नहीं करूंगा, तो फिर ये क्वालिफाइंग हो सकता है। ऐसे मैं नहीं समझता ये हो सकता है। यानी आप कहें जी एक गलती कोताही कर लिए तो 5 साल बाद तुम आगर हो जाएगा, नहीं, इसके साथ कंडीशन ये देनी पड़ेगी आपको, और इसमें आइन की तरमीम करनी पड़ेगी। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसमें नज़रसानी के हवाले से जो बात हुई, वो जो आप आगे है ना जी, और रिव्यू इसमें फाइल हो चुका हुआ। मैं केस चला रहा हूँ आपके इमरान नवाशी वाला केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने या ताहयात नाहली, वो कई केसेस हैं कि उसको सामने रख के ये फैसला किया, तो उसमें रिव्यू फाइल हुआ, रिव्यू भी खारिज हो चुका हुआ। अब नया रिव्यू, ये एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है। मैं फिर बताता चलूँ, टीवी प्रोग्राम्स में मैं बैठा रहा तो मैंने ये चीज़ क्लियर की कि ये अपील नहीं है। यानी उस एक्ट को दोबारा बैकग्राउंड पे चला कर देख लेते हैं कि ये नज़रसानी का स्कोप है, लार्ज किया है, लेकिन है ये नज़रसानी। अब नज़रसानी के प्रिंसिपल जो लॉन्ग स्टैंडिंग पूरी दुनिया में है, वो इतलाक होगा, ये किसने कह दिया? तो यहाँ भी जो है ना, इरफान कादर साहब बिल्कुल हकायक से हट कर बात कर रहे हैं। पूरी पाकिस्तान जुडिशल हिस्ट्री उठाकर देख लें, यानी वो समझते हैं कि मैं तमाम जजी से बैठ के, इतने जजेस के फैसले, या आज के कोर्ट की बातें नहीं हो रही, मुख्तलिफ माजी में बहुत से फैसले हो चुके हैं। अच्छा, फिर वो एक और बात करते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी, मेरा रिपोर्टेड केस है, मोहम्मद अज़हर सिद्दीक, आईने पाकिस्तान में लिखा। अच्छा, मैं आपके लिए आसानी के लिए बता दूं। अच्छा, वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ भी बैठ के बात गलत करते हैं। A person shall be disqualified from being elected as chosen and from being a member of the majlis, वो नाहल हो जाएगा। क्यों नाहल हो जाएगा? इसकी आप आ जाएं, आप बेसिकली जी में आ जाएं। जी बिल्कुल आप आ जाएं, जी में आ जाएं। जी में बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है, he has been convicted by a court of competent jurisdiction for propagating any opinion or acting in any prejudicial to the ideology or sovereignty, integrity, security of Pakistan, or the maintenance of public order, or the integrity and independence of the judiciary, or which defames or bring into ridicule the judiciary or the armed forces of Pakistan unless a period of 5 years has elapsed since his release। ठीक है ना जी? तो यहाँ से बड़ी क्लैरिटी के साथ देख रहे हैं ना कि वो कन्विक्ट कर दिया कोर्ट ने अपना सिरे महल वाले मामले में और स्विस मामले में खत लिखने का नहीं माना,
तो इनको टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट सज़ा मिली थी। अब जब सज़ा मिल जाए तो आईन पाकिस्तान कहता है ना चाहे तरमीम कर ले आइन में, तो ये भी कन्फ्यूजन और ये गलत मिस स्टेटमेंट उन्होंने दी है। मैं इससे इतफाक नहीं करता, हक़ाइक़ आइन और सच बोलना चाहिए, आइन यही कहता है। तो ये जो हम समझी बैठे हैं ना कि इसमें नवाज शरीफ को फ़ायदा हो जाना है या जहांगीर तरीन को, तो कोई दूर दूर तक मुझे तो नज़र नहीं आता है। हाँ अपना, और आप अनलिमिटेड जो लिमिटेशन दे रहे हैं जब से ये बना हुआ है, तो वो कैसे हो सकता है? 184(3) मैंने और आपने नहीं बनाया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में बना हुआ। और 62(1)(f) जो है ये 18वीं तरमीम के तमाम सियासी जमातों ने बनाया, और ये गलत नहीं बनाया, ये बिल्कुल ठीक है, आइन और कानून के मुताबिक है। ये मंशा ये है, पूरी दुनिया में सुसाइडल वैल्यू पे वैसे निकल जाता है, हमारे यहाँ ये इसलिए लगा हुआ है कि यहाँ सुसाइडल वैल्यू मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो जब पार्लियामेंट नहीं बैठेगी, आइन साज असेंबली बैठेगी, वो बैठकर फैसले कर लेगी, तो यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड और ये जो प्रेशर डाल के आज तक नवाज शरीफ ख़ानदान को अदालतों से फ़ायदे मिलते रहे, अब ये मैं नहीं समझता इसमें कोई किसी किस्म का फ़ायदा अदालतें होंगी। अदालतें वाइब्रेंट हैं, अदालतें आने वाले अगले हफ्ते से आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सी चीज़ें वाजी आएंगी। अदालतें आइन और कानून की पासदारी करेंगी। अब लोगों को बहुत तवक्कुआत हैं अदालतों से, तो इसलिए अदालतों के सामने ये मामला अब आने ही आने हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।